Okay, so the microprocessor actually execute instruction given by the user. ये आपको सबको पता है कि क्या होता है. We write down instructions. उन instructions usually assembly language में होती है. So they have to be translated into 0101 and then it is stored in ROM outside the processor. और processor जब आप start करते हैं वो one instruction at a time जो है वो load करता है, ठीक है, and then execute it. We do understand कि processor सिर्फ 0101 की language understand करता है, which is called machine code. और हर एक processor का अपना machine code होता है. I mean 8085, 8086, 8286, 8386, Motorola 8600, ये सारे जितने भी different processor है, हर एक की अपनी machine language होती है, ठीक है? And this is called actually low level language. अच्छा, मजे की बात ये कि जो हम असेंबली लैंग्वेज लिखते हैं ये भी प्रोसेसर को समझ नहीं आती, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है. इट इज यूजुअली इन इंग्लिश, ठीक है. these इंस्ट्रक्शन, ये मूव, एड, सब ये हम लिखते हैं ना, दे आर एक्चुअली they are for us to help us. They are not for the प्रोसेसर को 0101 ही समझ आता है, ठीक है. इट इज दे आर यूजुअली रेफर टू एज न्यूमोनिक्स. ये एम है, एम इज एक्चुअली साइलेंट इन दिस. अच्छा, हाउ डू वी राइट दीज इंस्ट्रक्शन? MVI A 2H और MVI B 4H. सो दिस इज हाउ वी राइट दीज इंस्ट्रक्शन. एंड देन जो अपने लिए लिखते हैं, वी राइट देम डाउन, नोटबुक पे लिखते हैं या असेंबलर में लिखते हैं या कंपाइलर में लिखते हैं. ये सारे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है. अब ये चीज़ हम लिखते हैं, प्रोसेसर को समझ नहीं आती, तो व्हाट इज़ यूज फॉर इट? इसके लिए यूज होता है एक प्रोग्राम कॉल्ड असेंबलर. असेंबलर का फंडामेंटल काम क्या है? असेंबलर जो है आपकी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है. दिस इज द फंडामेंटल यूज ऑफ असेंबलर. दिस इज देयर इज डिफरेंस बिटवीन, आपको याद हो, यू गाइस यूज कंपाइलर्स. सो कंपाइलर और असेंबलर में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेजेस को करता है. हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं? जैसे कि C++, C शार्प, जावा, ये सारी लैंग्वेजेस जो है, पाइथन हो गया, PHP हो गया, ये सारी जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस है. एंड दे आर मशीन इंडिपेंडेंट एज वेल. मतलब अगर आपने कोड एक कंप्यूटर पे लिख दिया तो यू कैन यूज इट ऑन अनदर वन. वेयर एज मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज हर एक प्रोसेसर, हर एक कंट्रोलर की अपनी अपनी होती है. एंड दे आर टर्म्ड एज लो लेवल लैंग्वेजेस. आप इसको मशीन डिपेंडेंट भी कहते हैं, इसलिए कि अगर आपने असेंबली लैंग्वेज एक प्रोसेसर के लिख दिए तो इट वोंट वर्क ऑन अनदर वन. इज इट क्लियर? Hello, you guys Yes, are sir. still with me? Yes, sir. Or you are running some Yes, songs out yes, there? sir. Okay, good. So yeah, uh, फिर इंस्ट्रक्शन सेट 8085 में इंस्ट्रक्शंस कितनी हैं? देयर आर 74 ऑपरेशंस एक्चुअली, ठीक है ना. मूव हुआ, एड हुआ, INR, DCR, रोटेट के इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ते. ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं दे आर फंडामेंटली ऑपरेशंस. ऑपरेशनल कोड, ऑप कोड जो है वो 74 है, लेकिन इसकी फर्दर जो कम्बिनेशन है दे आर 246. जैसे कि मूव AB, मूव BC, मूव CE, ये सारे जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं. सो दैट्स कॉल्ड, दे आर एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस. सो देयर इज डिफरेंट 74 पॉसिबल ऑपरेशंस हैं. जैसे कि मूव एक ऑपरेशन है, लेकिन मूव के पॉसिबल इंस्ट्रक्शन मूव AB भी हो सकता है, मूव BC भी हो सकता है. सो इट कैन हैव डिफरेंट पॉसिबल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दिस. अच्छा, हाउ डू वी राइट डाउन ए प्रोग्राम एक्चुअली? Now this is the most interesting case. What is the fundamental use of processor or controller? Processor controller का main काम ये है कि to automate the processes, right? Now how do it automate the processes? सबसे पहले आप किसी भी physical activity को खुद understand करेंगे कि ये काम वैसे किस तरह होता है, उसके बाद ही उसको आप automate करेंगे ना. प्रोसेसर, कंट्रोलर, जितने भी एम्बेडेड सिस्टम जो है डेवलप हुए, इनका फंडामेंटल काम यही है कि जो हमारे मैनुअल प्रोसेसेस हैं उनको वो ऑटोमेट कर लें, ठीक है. अब इन ऑर्डर टू डू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसके लिए कोई लॉजिक डेवलप करनी पड़ेगी. पहले तो आप ये देखें कि ये काम एक्चुअली होता किस तरह है, उसके स्टेप्स लिख लें. अब प्रोग्राम जो है, आप किसी को लेट से किसी को कोई भी एक्टिविटी समझाते हैं कि जी आप ये काम कर लें. आप लेट से आपका एक
पैकेज आने वाला है, अपने दोस्त को इंस्ट्रक्शन लिख दी कि जी अगर पैकेज आ जाए तो उसको इतने पैसे देने हैं, पैकेज रिसीव करके यहाँ पे रखना है, तो ये इंस्ट्रक्शंस आप उसको लिख के देते हैं। उर्दू में लिखते हैं अगर उसको उर्दू में समझ आती है, इंग्लिश में लिखते हैं अगर उसको इंग्लिश में समझ आती है, जिस लैंग्वेज में लिखते हैं, अल्टीमेटली आपका जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एज ए कम्बिनेशन वो प्रोग्राम है और उससे एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसी तरह आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करते हैं, उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं, एंड दैट्स एक्चुअली ए प्रोग्राम। अगर इनमें से कोई चीज आगे पीछे कर लें आपकी नमाज नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर ऑर्डर में लिखना, ओनली देन यू गेट टू डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसी तरह इफ यू आस्क समवन टू फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, सो फेचिंग ए ग्लास ऑफ वाटर आप इज ए सिंपल प्रॉब्लम। वो इसको एनालाइज किस तरह करेंगे, उसको उसके लिए उठना पड़ेगा, ही हैज टू वॉक, ही हैज टू ओपन द डोर, ही हैज टू गो टू किचन, देन ही हैज टू लुक फॉर ए ग्लास, he has to look check out के टेप में पानी आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना, he has to check out के गिलास साफ है नहीं है, पानी ठंडा है गर्म है, अकॉर्डिंगली, एंड देन वो टेप ऑन करेगा, गिलास को चेक करेगा कि गिलास कितना भर गया, उसके मुताबिक फिर टेप को ऑफ करेगा, एंड देन ही हैज टू कम बैक। अब इन तमाम स्टेप्स को अगर प्रॉपर ऑर्डर में आप एग्जीक्यूट नहीं करते, इमेजिन, सो डू यू थिंक you will ever get a glass of water? No. ठीक है, अब these are the efficient step। अब अगर इस बंदे को आप कहते हैं कि जी fetch me a glass of water, and instead of going to your kitchen he go out and he probably go to some river, वहां से आपको पानी ला के दे, किसी कुएं को देखने के लिए बाहर वो करें, ठीक है, लेट्स से किसी को आइडिया ही नहीं है कि टैप से भी पानी आता है, so he start looking for well, right? So this is the thing। Now the more you know, the most efficient your program will be। So इसलिए you need to know more instructions, otherwise आप कोई particular program 4-5 instruction को आगे पीछे करके ultimately program लिख सकते हैं, लेकिन वो efficient program नहीं होगा। Do you understand that? Yes, sir. Good. So that's the general concept of program, जिससे आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि you guys are all programmers। You अगर आप किसी को भी मतलब किसी को सौदा लेने के लिए बाहर भेजते हैं तो उसको इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, so you actually know how to write down a program, उसको लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख के देते हैं, ठीक है ना। अब बात यह है कि ये इंस्ट्रक्शन आप जिस बंदे को दे रहे हैं उसको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, अगर वो चाइनीज है उसको चाइनीज में लिख के देंगे, जर्मन है जर्मन में लिख के देंगे, फ्रेंच है फ्रेंच में लिख के देंगे, ठीक है, अगर माइक्रो प्रोसेसर है तो उसको उसकी लैंग्वेज में लिख के देंगे। सो दैट्स द डिफरेंस। लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस आपने ऑलरेडी सीख लिए, ठीक है। नो यू हैव टू ट्रांसलेट यूर इंग्लिश, जो एक लैंग्वेज आपको आती है अंग्रेजी, लेट से फॉर इंस्टेंस, उसमें अपने एक्टिविटी को इंग्लिश में सारा लिस्ट आउट करके फिर एक एक इंस्ट्रक्शन को वन एट ए टाइम जो है ट्रांसलेट करें, कन्वर्ट करें उसको इक्विवेलेंट लैंग्वेज फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीशी। इट कैन बी माइक्रो प्रोसेसर, इट कैन बी ए पर्सन, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड? जब आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाता है सबसे पहले आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, फिर डेवलप ए प्रोग्राम लॉजिक, अपने हेड में जो है यू थिंक अबाउट इट कि ये डिफरेंट एक्टिविटीज इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व, ठीक है। थर्ड, यू राइट डाउन एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज एक्चुअली ट्रांसलेटिंग यूर लॉजिक इनटू वर्ड्स, उसको प्रॉपरली अंग्रेजी में या उर्दू में या किसी लैंग्वेज में उसको स्टेप वाइज लिखना, दैट इज योर एल्गोरिथम। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट। आप इनमें से डिफरेंट एक्टिविटीज को एक एक बॉक्स में अलग-अलग लिखें और चेक करें और उसको अरेंज करें कि जी इसका फ्लो क्या होगा। जैसे कि व्हेन यू आर फेचिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, उसमें पहले गिलास ढूंढनी है, पहले उठना है, पहले वॉक करना है, पहले आपने किचन जाना है, या पहले ग्लास ढूंढनी है, ठीक है ना, या पहले नलका ढूंढना है और फिर जाना है किचन। सो इसमें से कोई भी स्टेप आगे पीछे करते हैं, यू वोंट गेट ए ग्लास ऑफ वाटर। सो यस, यू नीड ए फ्लो चार्ट, यू नीड टू नो द फ्लो, what is the flow of the overall program, ठीक है। Next, you translate each activity into equivalent instruction into the language। अब यहाँ पे 8085 है तो आपने 8085 का assembly लैंग्वेज लिखनी होगी, अदरवाइज जो होगा उसके मुताबिक आपने उसकी लैंग्वेज लिखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, नाउ लेट्स स्टार्ट विद ए सिंपल प्रोग्राम। आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम दिया गया है कि write down an assembly language program to 8 to 8-bit numbers, ठीक है, and store the result in register C। Now how would you do such a thing? The very first thing is analyze the problem। प्रॉब्लम क्या है? दो 8-बिट नंबर को ऐड करना, ठीक है। उसके लिए लॉजिक जनरेट करें जहन में, क्या लॉजिक होगी जी, हमने दो नंबर ऐड करने हैं, रिजल्ट रजिस्टर सी में स्टोर करना है। अब नॉर्मली ये अगर आप मैनुअली करते हैं तो एक्टिविटी किस तरह करेंगे, एक नंबर लिखेंगे दूसरा लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे, ठीक है। प्रोसेसर में किस तरह होगा,
एक नंबर हमारे पास एक रजिस्टर में होगा, दूसरा नंबर दूसरे रजिस्टर में होगा, और फिर हम जब उनको ऐड करेंगे हमारे पास रिजल्ट हम तीसरे रजिस्टर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक प्रोग्राम लॉजिक जनरेट कर दिया। नेक्स्ट उसके लिए एल्गोरिथम किस तरह लिखेंगे। एल्गोरिथम के स्टेप्स, सबसे पहले क्या करना है, गेट टू नंबर्स। यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, द फर्स्ट थिंग इज गेट टू नंबर्स। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, ऐड देम। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, स्टोर द रिजल्ट। द लास्ट स्टेप, स्टॉप। So we translate the overall activity of adding two numbers into 4 steps. अब ये माइक्रो प्रोसेसर के लिए ये एल्गोरिथम किस तरह होगा, इसलिए कि व्हेन यू से गेट टू नंबर, प्रोसेसर किस तरह गेट करेगा, इट हैज टू लोड द फर्स्ट नंबर इनटू वन रजिस्टर, लोड द सेकंड नंबर इनटू द नेक्स्ट रजिस्टर। देन हमने एडिशन करनी है, एडिशन तो डायरेक्टली दो रजिस्टर में नहीं हो सकती, सो वन ऑफ द नंबर हैज टू बी इन रजिस्टर ए। सो फर्स्ट फ्रॉम वन ऑफ द रजिस्टर यू ट्रांसफर इनटू रजिस्टर ए, देन ऐड रजिस्टर ई टू ए, इन दोनों को आपस में ऐड कर ले तो रिजल्ट वहां पे एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। रिजल्ट आपके पास एक्यूमुलेटर में आ गया, यू हैव टू स्टोर इनटू सम रजिस्टर, सो यू कॉपी फ्रॉम रजिस्टर ए टू रजिस्टर सी एंड देन यू स्टॉप द प्रोसेस। उसके लिए आप हाल्ट का इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी ट्रांसलेटेड दिस एल्गोरिथम इनटू द एल्गोरिथम ऑफ 8085। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, क्रिएट ए फ्लो चार्ट। इसमें एक्टिविटीज क्या क्या है, लोडिंग द नंबर, फर्स्ट लोडिंग द टू नंबर्स, दिस इज फ्लो। आपने स्टार्ट किया, नंबर लोड किया, उसके बाद आपने रजिस्टर डी की वैल्यू ए में डाल दी, इसलिए कि एक्यूमुलेटर में ये एडिशन होती है। देन यू ऐड ए टू ई, ठीक है, फिर उसके बाद ए में रिजल्ट आ गया होगा, उसको सी में डाल दें एंड देन यू स्टॉप द प्रोसेस। ये देखिए ये पूरा फ्लो शो कर रहा है। अब इस पूरे फ्लो को आप इसमें से कोई भी स्टेप आगे पीछे करें, यू वोंट गेट योर रिजल्ट। इज दैट क्लियर? Hello? Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Good, good. I have to confirm because, I mean, I have delivered this lecture till this point and it was pretty slow. अभी मुझे fast deliver करना पड़ रहा है for some reason because it's a natural thing. You repeating yourself, it is always fast. And then next is you translate each and every, जो चीज़ आपने अंग्रेजी में लिखी है उसके एक एक स्टेप को इक्विवेलेंट assembly लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। लोड द फर्स्ट नंबर इन रजिस्टर डी। अच्छा, मजे की बात ये कि ये एक एक आपने अंग्रेजी में लिख दिए तो यू हैव नोटिस कि इनमें से हर एक स्टेप का इक्विवेलेंट assembly लैंग्वेज आपको आती है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि प्रोग्राम लिखो, वो नहीं आती थी। अगर आपको कहा है कि अंग्रेजी में प्रोग्राम लिखो, वो आपको आता है। सो इफ यू कैन डू this step, writing it down in English, you can translate each one of them into equivalent instruction, इसलिए कि वो step भी आपको आता है। So the first one is load the first number in register D, so it comes here. Next, load the second number in register E, so it's been transferred. Then you copy register D to A, right, and then you add E, because add का instruction इसी तरह है कि इसमें accumulator plus another register add होता है और result जो है accumulator में ही store होता है। Okay, after this we get the result in register A, so we can transfer it into register C and halt will stop the process. So this is the overall, it is a simple program to add 8-bit numbers and store the result in register C. Is that clear? Yes, sir. Any confusion sir, about yes. it? It's a simple program, ठीक है ना? बहुत आसान है सर। Good, good. Yes, sir. आसान। Okay, let's move further. अब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं हम। नॉर्मली 8-बिट नंबर्स जब ऐड करते हैं, बाज़ औक़ात हमारे पास रिजल्ट 8 बिट से ज़्यादा आ जाता है। उस केस में क्या करेंगे? अब किसी एक रजिस्टर में तो हम सिर्फ 8-बिट नंबर स्टोर कर सकते हैं। जब 8 बिट से ज़्यादा रिजल्ट आ जाता है तो एक आपके पास कैरी आता है, उसको स्टोर करने के लिए यू नीड अनदर रजिस्टर, ठीक है ना? एक ही बिट है लेकिन हमारे पास कोई बिट वाइज मेमोरी लोकेशन तो है नहीं, तो हमने रजिस्टर में इसको स्टोर करना है, ठीक है? सो दिस इज द मॉडिफिकेशन, वही पुराना स्टेटमेंट है, सिर्फ इसमें यह है कि व्हेन द रिजल्ट इज मोर देन 8 बिट, फिर उस केस में क्या करेंगे? पहले अगेन प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट बाइट, दिस इज द सेकंड बाइट, इनको ऐड किया, रिजल्ट में हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा आ गया 9 बिट। अब इसको किस तरह हैंडल करेंगे? नॉर्मली 8085 प्रोसेसर में ये किस तरह होता है? आप एक रजिस्टर में आपके पास वैल्यू होती है, दूसरे में होती है, जब ऐड करते हैं रिजल्ट आपके पास ए में आ गया और कैरी आपके पास कैरी बिट में आ गया। 8085 में ये चीज होती है। अच्छा, अब इसके लिए प्रोग्राम किस तरह करेंगे? हाउ टू हैंडल दिस, ठीक है? सो व्हाट वी नीड टू डू इज
इस कैरी को हम दूसरे रजिस्टर में ऐड कर लें, एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट है उसको रजिस्टर सी में डाल दें और जो कैरी है उसको रजिस्टर बी में डाल दें। ठीक है, सो दीज आर द एक्स्ट्रा स्टेप। एक स्टेप तो हमारे पास ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि रजिस्टर ए से रजिस्टर सी में वैल्यू डाल दें। दूसरा, हमने कैरी को इसमें डालना है तो हम पहले रजिस्टर बी को क्लियर करेंगे, 0 करेंगे एंड देन वील इंक्रीमेंट। ठीक है, सो उसमें 1 आ जाएगा, या डायरेक्टली आप उसमें 1 भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सो प्रोग्राम लॉजिक क्या होगा, 8 2 नंबर्स हमने करने हैं तो कॉपी 8 बिट रिजल्ट इन रजिस्टर ए टू सी एंड इफ देयर इज कैरी हैंडल द कैरी। आप कैरी को हैंडल किस तरह करेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हमारे पास है, तो हमारे पास अल्टीमेट रिजल्ट बी और सी में आ जाएगा। ठीक है, नाउ हाउ वी डू दैट, एल्गोरिथम लिखते हैं उसको। एल्गोरिथम का मतलब यह है कि आप अंग्रेजी के डिफरेंट स्टेटमेंट्स के जरिए तमाम एक्टिविटीज को जो है 1 बाय 1 लिखते हैं। फर्स्ट लोड 2 नंबर्स, वही पुराना काम है। दूसरा ऐड देम, वही भी पुराना काम है। स्टोर 8 बिट रिजल्ट इन सी, ये भी पुराना काम है, यहां तक वही चल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद चेक करें कि कैरी फ्लैग ऑन तो नहीं है। अगर कैरी फ्लैग ऑन है तो हमने 2 और एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है, रजिस्टर बी को क्लियर करना है और उसको इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, अगर कैरी फ्लैग ऑन नहीं है, स्टॉप द प्रोसेस, बाकी तो वही स्टेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप लोड डी, सेकंड कॉपी फ्रॉम डी टू ए, थर्ड ऐड रजिस्टर ई एंड ए, फोर्थ कॉपी द रिजल्ट टू सी, देन वी चेक आउट इफ देयर इज, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशनल जंप है जिसके जरिए हम या तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं या इसको एग्जीक्यूट करें। इन केस देयर इज कैरी, this step is going to be executed, that means clear register B and increment register B. ठीक है, and otherwise we stop the process. अच्छा, अब इसका फ्लो चार्ट, सी ये फ्लो चार्ट यहां तक अभी भी वही है, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। इफ कैरी नॉट सेट मीन देयर इज नो कैरी, यू स्टॉप। इफ सेट, clear B, increment B. So this is the extra portion that is added just because of this one extra bit. अब इसको प्रोग्राम में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, we load register D and E, ये 2 इंस्ट्रक्शन, then copy D to A, वही पुराना इंस्ट्रक्शन, add E पुराना इंस्ट्रक्शन, move A to C पुराना इंस्ट्रक्शन। इसके बाद हमने क्या करना है, jump no carry, अगर carry नहीं है you go to halt, वही पुराना स्टेटमेंट्स आ गए। लेकिन if there is carry, you transfer 0 to B and increment B. So this is how we translate that problem into this program. Any question, please? Hello? No, sir. No, sir. Good. So this is the fundamental difference between the two programs. Earlier में हम ये assume कर रहे थे कि आपका रिजल्ट हमेशा 8 बिट से कम होगा, इस केस में 8 बिट से रिजल्ट जब ज्यादा हो तो दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके, लेट्स मूव ऑन। इंस्ट्रक्शन का स्टाइल नॉर्मली किस तरह होता है, यू गाइस ऑलरेडी नो दैट। लेबल यहाँ पे लिखा होता है, निमोनिक्स यहाँ पे लिखा होता है, विच इज लाइक MVI मूव, या इसको ऑपरेशनल कोड भी आप बोल सकते हैं, ऑपरेंड्स एंड देन यू हैव कमेंट्स। So this is how this is the instruction style of different instructions. ठीक है, you already know this part, it's just to go through them quickly. इसके अलावा 8085 प्रोसेसर, इसके डिफरेंट एड्रेसिंग मोड है। एड्रेसिंग मोड का मतलब है हाउ इट हैंडल डेटा, हाउ इट एक्सेस डिफरेंट रजिस्टर्स, राइट। So there are 5 different addressing mode: immediate addressing, direct addressing, register indirect addressing and implied addressing. Immediate addressing में क्या होता है, आपका डेटा इंस्ट्रक्शन के अंदर ही अवेलेबल होता है immediately. Direct addressing, जिस एड्रेस के साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है, उसे डेटा रिट्रीव करना है या एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, उसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही अवेलेबल होता है। ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग, इसमें आपके दोनों जो ऑपरेंड्स हैं जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वो रजिस्टर्ड ही होते हैं, जैसे कि मूव ए बी, सो बी से डेटा ए में आ रहा है, इसमें दोनों जो है रजिस्टर्स ही होंगे, सो इट्स कॉल्ड रजिस्टर एड्रेसिंग। द फोर्थ वन इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। रजिस्टर इनडायरेक्ट में ये होता है कि आपका एड्रेस रजिस्टर पेयर में पड़ा होता है, तो जब भी आपने कोई एक्टिविटी करनी होती है
तो आप उसको इनडायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करते हैं थ्रू द रजिस्टर पेयर. वी आर गोना गो थ्रू द डिफरेंट एग्जांपल्स आफ्टर वी आर डन विद द स्लाइड. इम्प्लाइड एड्रेसिंग, उसमें क्या होता है, उसमें आप स्पेसिफाई नहीं करते, इंस्ट्रक्शन को खुद ब खुद पता होता है कि मैंने ऑपरेशन किस पे करना है. जैसे कि CMA कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर, तो इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, एक्यूमुलेटर के ही कंटेंट्स सारे जो है उसका वंस कंप्लीमेंट निकलता है. इसी तरह रोटेट के इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो एक्यूमुलेटर पे ही एग्जीक्यूट होते हैं. लेट्स जो गो थ्रू देम वन बाय वन. इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या होता है, आपका डेटा इंस्ट्रक्शन के अंदर अवेलेबल है, ठीक है. 3E, this is available in the instruction. So once this instruction is executed, 3E will be transferred to register B. इसी तरह LXI SP है स्टैक पॉइंटर. सो ये स्टैक पॉइंटर जो प्रीवियसली हमने एक जगह पे डिस्कस किया था, स्पेशली जब हम कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो स्टैक मेमोरी में तो डेटा स्टोर होता है, लेकिन स्टैक पॉइंटर की कौन सी लोकेशन है, स्टैक पॉइंटर की लोकेशन हमेशा हम खुद फिक्स करते हैं, हम स्पेसिफाई करते हैं कि जी स्टैक पॉइंटर, स्टैक मेमोरी कहां से कहां तक होगी. सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन विच एक्चुअली ट्रांसफर द वैल्यू टू स्टैक पॉइंटर. अगेन इट्स एन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ये फिर 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ये भी 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. इसी तरह ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है यूजुअली आपको जहां पे आई नजर आ जाए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका जो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पे काम कर रहे हैं. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव. LXI वाला सर. जी, LXI 2 बाइट्स जो है ट्रांसफर करता है रजिस्टर पेयर को. सो इस केस में स्टैक पॉइंटर है तो 2700H जो है स्टैक पॉइंटर में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग. इसमें डायरेक्टली एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर ही गिवन होता है, जैसे कि LDA 2050H. इसका मतलब है लोड द कंटेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन into register A. STA 3050H, इसका मतलब है store the contents of accumulator to the specified address. इसी तरह SHLD 3000H, तो ये क्या करता है, store the contents of HL register to this particular location. So directly आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है एड्रेस स्पेसिफाइड होता है. This is why it is called direct addressing mode. Is this clear? Yes, sir. Good. Yes, sir. नेक्स्ट इज रजिस्टर एड्रेसिंग. रजिस्टर एड्रेसिंग में जो आपके अपरेंट्स होते हैं वो दोनों ही रजिस्टर होते हैं जिसपे एक्टिविटी परफॉर्म होते हैं, जैसे कि मूव AB, सो B से डेटा A में ट्रांसफर होता है, इसमें दोनों रजिस्टर है. इसी तरह SPHL ये क्या करता है, इट लोड्स द कंटेंट्स ऑफ स्टैक पॉइंटर इनटू HL रजिस्टर. Actually, load the contents of HL register into the stack pointer, SPHL, ठीक है. So again इसमें आपके दोनों जो टारगेट रजिस्टर्स हैं वो रजिस्टर्स ही हैं. इसी तरह 8C हुआ, इसमें एक एक्यूमुलेटर है, दूसरा C है. इसी तरह एक्सचेंज है, ये DE और HL के कंटेंट्स को आपस में इंटरचेंज करती हैं. So this is रजिस्टर एड्रेसिंग, जिसमें आपके दोनों ऑपरेंड्स जो है ना वो रजिस्टर. इसी तरह नेक्स्ट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट. ये मैंने आपके साथ प्रीवियसली डिस्कस भी किया था ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस कि जब भी आपको M नजर आए इसका मतलब है आपका एड्रेस जो है HL में पड़ा होता है. इसी तरह LDAX B में हमने बताया था और LDAX DE में, इसका मतलब है कि आपका एड्रेस जो है रजिस्टर BC और DE में पड़ा होता है. एंड देन यू पिक द एड्रेस फ्रॉम देयर एंड यू लोड द कंटेंट्स फ्रॉम देयर. एक एग्जांपल है मूव AM हो, तो इसका मतलब है कि HL से ये एड्रेस लो, इस एड्रेस से डेटा लो और उसको एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करो. सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. इसका फायदा क्या है मेनली, अभी आपको आगे प्रोग्राम से पता चल जाएगा कि इसका मेन एडवांटेज क्या है. इट इज यूज्ड एज ए मेमोरी इंडेक्स विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना. दूसरा ये है कि ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 बाइट इंस्ट्रक्शन जिसमें 2 बाइट का एड्रेस हो और 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो, इसमें सिर्फ 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन से वही काम होता है, मेमोरी एक्सेस होती है और डेटा ट्रांसफर होता है. नेक्स्ट इज इम्प्लाइड एड्रेसिंग. इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ स्पेसिफाई द डेटा टू बी ऑपरेटेड. सो इसमें है CMA जैसे है, इट कंप्लीमेंट, it is actually ones complement, so it complement all the zeros into transform all the zeros into ones and ones into zero. इसी तरह rotate का इंस्ट्रक्शन हुआ, so it rotate all the bits right towards left.
सो इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन हमें पहले से पता है कि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसमें टारगेट रजिस्टर कौन सा। दिस इज कॉल्ड implied addressing mode. So these are 5 different addressing modes that we have explored. अच्छा, अब आगे जाते हैं एंड लेट्स से दिस इज आवर program that we want to write down a particular program. अब इस तरह का प्रोग्राम किस तरह लिखेंगे, ठीक है? So I'll leave you guys to read this instruction, the program statement first and check out how it is actually done. और ये लॉजिक आप अपने साथ जरा पेज पे डेवलप कर लें. I'll give you 2 minutes to think about it and then we'll start discussing it. जी, आप लोगों ने जहन में कुछ इसका आइडिया बनाया होगा. So what we are doing actually, let's say we have a list of numbers. मैं I'll go to notepad and I write down different numbers. Let's say 25 है, 65 है, 2 है, 3 है, 24 है, 1 है, 82 है. Let's say these are the list of numbers. ठीक है? अब इसमें हमने क्या करना है, हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि क्या करें, जो कि इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करे कि इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या है. बात समझ आ रही है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है किसी मेमोरी में स्टोर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला नंबर जो है हम लोड करेंगे. लेट्स से उसको हमने एक्यूमुलेटर में लोड किया. तो हमारे पास एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या होगी, 25 होगी. ठीक है ना? Yes, sir. आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे नजर आ रहा है जो मैं a इज इक्वल टू 25 लिख रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब a इज इक्वल टू 25 जो है मैंने मेमोरी से लोड किया, तो नॉर्मली ये मेमोरी से मैं ये चीज लोड किस तरह करूंगा. सो आई हैव टू राइट डाउन, लेट्स से ये 25 जो है स्टोर्ड है एट लोकेशन 2000H. सही है? तो मैं क्या लिखूंगा, LDA 2000H लिख दूंगा, तो उससे ये आ जाएगा एक्यूमुलेटर में. Yes, sir. Yes, sir. Good. ठीक है. फर्स्ट बाइट मैंने लोड कर दिया. अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मैंने नेक्स्ट बाइट लोड करना है. ठीक है ना? फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है. या तो मैं हर एक मर्तबा उसका पूरा इंस्ट्रक्शन लिखूं. दूसरा तरीका ये है कि मैं एक रजिस्टर पेयर को यूज करूं एज ए मेमोरी इंडेक्स और सिर्फ उसको इंक्रीमेंट करता जाऊं जब एक बाइट लोड होता जाए. सही है ना? मैं लॉजिक जनरेट कर रहा हूं आपके साथ अभी. सो लेट्स से आई यूज LXI H, 2001H. ठीक है. ये मेरे पास मेमोरी इंडेक्स आ गया जो कि नेक्स्ट लोकेशन का है, इसका. ठीक है. अब अगर अभी मैं लिखता हूं CMPM, ये क्या करेगा? Compare. अच्छा. ये 25 को HL 60 रजिस्टर में जो है वो. हाँ, ये 25 को 65 के साथ कंपेयर करेगा. यही करेगा ना? Yes, sir. अच्छा, हमने स्मॉलेस्ट फाइंड आउट Yes, करना है. अगर हमने स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है तो दैट मीन्स कि अगर गिवन नंबर छोटा है, अगर गिवन नंबर छोटा है फ्रॉम टारगेट, सो दैट मीन्स वील गेट कैरी. ठीक है? यही है ना? Yes, sir. अगर गिवन नंबर टारगेट नंबर से छोटा है तो फिर हमने उसको चेंज नहीं करना, लेकिन अगर गिवन नंबर टारगेट नंबर से बड़ा है तो देन वी हैव टू रिप्लेस इट विद द टारगेट नंबर, इसलिए कि बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर. यस, जनरल लॉजिक यही बनता है ना? Yes, sir. सो Yes, sir. ओके, सो अगर इफ वी डोंट गेट कैरी,
कैरी कब नहीं आता? इफ सर जब नंबर बड़ा होता है। if a is less than m, then you will have cy is equal to 1, else cy will be equal to 0. yes Yes, sir. यस अच्छा, अगर if a is less than m, फिर हमने क्या एक्टिविटी करनी है? कुछ नहीं करना, we go to the next number. ठीक है, but if given number is not less than the target number, फिर हमने क्या करना है? We have to replace. बात समझ आ रही है? Yes, sir. अगर ये लॉजिक में इन तमाम नंबर्स पे अप्लाई करूं तो 25 25 is less than 65, go to the next number. 25 is not less than the target number, so the value of a will become 2. फिर उसको नेक्स्ट स्टेप में चेक करेंगे तो 3 से छोटा है, go to the next number. 24 से छोटा है, go to the next number. 1 से छोटा नहीं है, replace with the new number. यही है ना? मैं सिंपल Yes, इंग्लिश sir. में इसकी लॉजिक डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है? अब यही चीजें मैंने यहीं पे यहाँ पे भी लिखी हुई है, सॉरी. गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर्स हैं टोटल? कंपेयर टू नंबर्स, इफ द फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन द सेकंड नंबर देन द कैरी विल बी सेट, सो द नंबर इन एक्यूमुलेटर इज स्मॉल. इफ रिवर्स, मूव द सेकंड नंबर टू एक्यूमुलेटर. ठीक है, अगर छोटा नहीं है तो देन you replace it. Get the next number, repeat the procedure, and finally you will get the results. Now how this is done in here? हमने क्या किया? LXI H में मेमोरी पॉइंटर बता दिया. लेट्स से हमारे पास 16 डिफरेंट नंबर है. कितने हैं? 16. So 10H is actually representing 16. फिर हमने क्या किया? हमने इस मेमोरी से ये फर्स्ट नंबर जो है वो रिट्रीव किया. ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखवाया था LDA 2000H, क्योंकि हमने ये पहले से H में ये वैल्यू डाल दी थी, तो दिस इज द स्टेप विच लोड द फर्स्ट नंबर. ठीक है, एंड देन वी डिक्रीमेंट B, इसलिए कि फर्स्ट नंबर तो हमने लोड कर दिया. देन वी इंक्रीमेंटेड, सो इंक्रीमेंटेशन क्या आ गया? वी रीच 2001H. ठीक है, देन वी कंपेयर M विच इज दिस स्टेप. फिर अगर जंप कैरी है अहेड, मीन डिक्रीमेंट द काउंट and jump not 0, जब तक सारे नंबर नहीं चेक हुए, you repeat this, increment the index, compare with M and repeat the whole thing. In case there is no carry, you exchange the value of memory with the accumulator. So memory की value accumulator में transfer कर. Once you are done with checking all the numbers, when B reaches 0, you store the result to this memory location. Is this clear? Yes, sir. अच्छा, अब ये तो this was to find out the smallest number. If you want to find out the largest number, फिर क्या करेंगे? इस प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे? What will you change in this whole program? So no carry. Yes, यहाँ पे जंप कैरी की जगह पे जंप नो कैरी कर दें, और ये सेम प्रोग्राम जो है will help you find out the largest number. Easy है ना? So yes, sir. यस सर. Okay. थोड़ा तो. Anyway, when you do practice, then you will get to know more. The next one is about finding the largest number. So the same code is written. सिर्फ यहाँ पे jump no carry है. The rest of the code is same. You see that? Yes, sir. Okay. Now let's move on to the next program. Let's say if you have to transfer a block of data from one memory location to another memory location. ठीक है, जो नॉर्मली आप एक टेक्स्ट फाइल या वीडियो फाइल एक जगह से दूसरी जगह पे, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करते हैं या एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कॉपी करते हैं. सो दैट इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग ए ब्लॉक ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. ठीक है, अब 8085 प्रोसेसर में आप ये किस तरह करेंगे?
लेट्स से आपने 200 बाइट डेटा ट्रांसफर करना हो, तो एक तरीका तो ये है कि आप लेट्स से एक वन ऑफ देम इज स्टार्टिंग एट लोकेशन 2000H एंड द अदर वन इज स्टार्टिंग at location 3000H. So 2000H is your source and 3000H is your destination. कितने बाइट्स ट्रांसफर करने हैं? 200. तो आप क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन लिखेंगे LDA 2000 STA 3000, फिर LDA 2001 STA 3001. तो इस तरह you have to write down 400 instructions to transfer 200 bytes of data. इस बात की समझ आ रही है? Yes sir. Yes sir. अब ये सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन 200 मरतबा 400 मरतबा आपको इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे. बट इफ यू आर ए बिट बेटर प्रोग्रामर, अब वो प्रोग्राम भी सही है, गलत नहीं है, मतलब इट विल डू द जॉब, इट विल ट्रांसफर 200 बाइट ऑफ डेटा. बट व्हाई नॉट हैव ए जनरल प्रोग्राम जिसमें आप एक पर्टिकुलर नंबर चेंज करें और जितने बाइट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना हो कर सकते हैं. ठीक है ना? अब अगर आपने या सोर्स चेंज होता है, डेस्टिनेशन चेंज होता है, तो आपको 400 इंस्ट्रक्शन नहीं चेंज करने होंगे, आपने सिर्फ एक जगह पे चेंज करना हो. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए इंडेक्सिंग यूज करते हैं. सोर्स के लिए लेट्स से HL रजिस्टर को यूज कर लेते हैं, डेस्टिनेशन के लिए DE रजिस्टर पेयर को यूज कर लेते हैं. सोर्स का स्टार्टिंग या लास्ट लोकेशन जो है हम HL में डाल देते हैं. इसी तरह डेस्टिनेशन का स्टार्टिंग या लास्ट लोकेशन हम D में डाल देते हैं. देखें, या तो आप पहला बाइट पहली लोकेशन पे, दूसरा बाइट दूसरी लोकेशन में, या लास्ट सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट, इस तरह. ठीक है ना? सो एक केस में आप मेमोरी इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे, दूसरे केस में मेमोरी इंडेक्स को डिक्रीमेंट करेंगे. ये दोनों ठीक है. इज इट क्लियर? हेलो? Yes sir. ओके. सो अब लॉजिक क्या है? आपको एक बंदा इसलिए चाहिए कि वो काउंट करे कि सारे बाइट्स ट्रांसफर हो गए या नहीं. एक तो सोर्स आपका हो गया पॉइंटर, दूसरा आपका डेस्टिनेशन पॉइंटर हो गया, तीसरा आपका डेटा पॉइंटर के काउंट करें कि कितने बाइट्स ट्रांसफर करने. ठीक है? उसके लिए हम रजिस्टर C यूज करते हैं. इज दैट क्लियर? अच्छा, ये सारे स्टेप्स जो है ये इंग्लिश में जो लिखे हुए हैं, इट इज एग्जैक्टली द वे आई एक्सप्लेन्ड इट. बट नो, लेट्स मूव ऑन टू द प्रोग्राम. प्रोग्राम में क्या करते हैं? H में हमने सोर्स बता दिया, D में हमने डेस्टिनेशन बता दिया, C में हमने बता दिया कि हमने 15 बाइट्स ट्रांसफर करने हैं, नहीं 10, सॉरी, 0A रिप्रेजेंट 10. फिर हम क्या करेंगे? फर्स्ट बाइट हमने कम्युनिटर में लोड किया, STXD से वो स्टोर हो गया. फिर हमने क्या किया? DCXH, सबसे पहले हमने H को डिक्रीमेंट किया फॉर द लास्ट बाइट हमने ट्रांसफर कर दिया, तो अभी सेकंड लास्ट ट्रांसफर करेंगे. DCXD से डेस्टिनेशन को हमने डिक्रीमेंट किया, फिर चेक किए कि सारे बाइट ट्रांसफर हो गए कि नहीं, एंड देन वी रिपीटेड द होल प्रोसेस. इज दिस क्लियर? अब ये 10 बाइट ट्रांसफर करता है. अगर यहाँ पे मैंने 200 बाइट ट्रांसफर करने हो तो उसका कोड, उसका हेक्साडेसिमल नंबर लिख दूंगा. 100 ट्रांसफर करने हो तो 64H लिख दूंगा, 50 ट्रांसफर करने हो तो 32H लिख दूंगा. तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक नंबर चेंज करूंगा एंड द सेम प्रोग्राम विल वर्क. इज दिस क्लियर? यस सर. अच्छा, Yes, sir. अब अगर Yes, sir. मैंने लेट्स से इन 10 बाइट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन में कॉपी तो करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये रिवर्स ऑर्डर में कॉपी हो जाए. मीन जो लास्ट है वो फर्स्ट लोकेशन में जाए, सेकंड लास्ट सेकंड लोकेशन में जाए, एंड सो ऑन. तो इस प्रोग्राम में क्या चीज चेंज करूंगा? क्या करूंगा? सर पहले D डिक्रीमेंट करेंगे फिर H. ओके. उसका तरीका ये है कि आप इसमें से एक का लास्ट लोकेशन ले, दूसरे का फर्स्ट लोकेशन ले. ठीक है? जिसका फर्स्ट लोकेशन लिया उसको इंक्रीमेंट करते जाएं, जिसका लास्ट लोकेशन लिया उसको डिक्रीमेंट करते जाएं. जो नॉर्मल लॉजिक. इज दैट क्लियर? यस सर. If you want Yes, to sir. transfer this data in reverse order, so एक का फर्स्ट लोकेशन, दूसरे का लास्ट. जिसका फर्स्ट लिया उसको इंक्रीमेंट करेंगे, जिसका लास्ट लिया उसको डिक्रीमेंट करेंगे, and you will have your data transferred in reverse order. Okay? Yes sir. Okay. Now let's move on to the next one. Square of a number using lookup table. अब देखें, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन तो है ही नहीं. ठीक है ना? सो अगर हमने स्क्वायर लेना हो या स्क्वायर रूट लेना हो तो उसके लिए लुकअप टेबल जनरेट करना होता है. ठीक है?
लुकअप टेबल क्या होता है, हम मेमोरी लोकेशन में हर एक वैल्यू की टारगेट वैल्यू पहले से लिख देते हैं मेमोरी से, ठीक है ना। इनफैक्ट इट रिमाइंड मी ऑफ ए केस, बाज औकात एक बंदे को एक चीज आ रही होती है, दूसरा जो है उसको मैथमेटिकली सॉल्व करता है। सो देयर इज अ डिफरेंस, एक ही मेमोरी यूज करता है, जिस तरह लॉगरिथम टेबल है, ठीक है ना। लॉगरिथम बाज लोग कैलकुलेट करते हैं, बाज लोगों को वैल्यू याद होती है कि जी ये अगर 100 है तो इट इज इक्वल टू, अगर लॉगरिथम लेंगे तो ये 2 के बराबर है, ठीक है। दूसरा बंदा क्या करता है, वो 100 की वैल्यू लॉगरिथम के उसमें फार्मूले में पुट करता है और फिर उससे 2 निकालता है, ठीक है। सो लुकअप टेबल इज जस्ट लाइक मेमोरी। इसमें हमने पहले से 2000 लोकेशन में 0 का स्क्वायर, 2001 में 1 का, 2002 में 2 का, 2003 में 3 का, इन सब का 9 डिफरेंट नंबर्स का स्क्वायर पहले से लिखा हुआ, ठीक है। सो जब भी हमें किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, व्हाट वी डू इज एक्चुअली हमें उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? हम क्या करते हैं, लुकअप टेबल का जो एड्रेस है पहला उसको मेमोरी पॉइंटर में डाल दिए। व्हाट इज ओवर मेमोरी पॉइंटर? ओवर मेमोरी पॉइंटर इज एक्चुअली HL, ठीक है। अब लेट मी सॉल्व दिस अगेन यूजिंग नोटपैड वन एट ए टाइम। तो HL में मेरे पास वैल्यू आ गई 2000H, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, इन 20H, इन 20H क्या करता है, 20H पोर्ट से जो है ये वैल्यू लोड करता है और वो वैल्यू एक्यूमुलेटर में आती है। लेट्स से वो वैल्यू है 5, ठीक है। फिर हम क्या चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू जो है ये 10 से कम है या ज्यादा है, ठीक है ना। इसलिए कि हमारे पास जो स्क्वायर है वो तो सिर्फ 0 से 9 तक मौजूद है। अगर 0 से 10 9 से बड़ा नंबर दिया तो इसका मतलब ये है कि ये एरर जनरेट करे, क्योंकि द गिवन नंबर इज 5 विच इज लेस देन 10। तो हम क्या करेंगे, वी विल परफॉर्म एंड फाइंड आउट इट्स स्क्वायर, ठीक है। सो इफ द गिवन नंबर इज लेस देन 10, यू विल हैव कैरी एंड इट जंप कैरी आफ्टर, इट विल जंप हेयर। यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करता है, ये a की वैल्यू c में डाल देता है। सो c विल बी इक्वल टू 5। फिर क्या करता है, रजिस्टर b में इसने 0 डाल दिया। सो bc में आपके पास क्या आ रहा है, 0005H, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, डबल एडिशन करता है bc की HL के साथ। सो व्हेन यू एड bc with HL, what's gonna happen, you will have 2000 plus you will have 005, so you will get a result of 2005, ठीक है। अब ये रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होता है, ये HL में स्टोर होता है। तो अब आपके पास HL की वैल्यू है 2005H, ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इट विल ट्रांसफर द वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी स्पेसिफाइड बाय HL टू A। HL कौन सी मेमोरी स्पेसिफाई कर रहा है, 2005, विच इज 25 हियर, ठीक है। तो आपके पास एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, 25। आपने 5 नंबर लिया था और आपके पास रिजल्ट आ गया 25। तो इसने स्क्वायर जनरेट किया और वो स्क्वायर जो है हम भिजवाते हैं थ्रू आउट इंस्ट्रक्शन टू दी आउटपुट पोर्ट 30H, ठीक है। इन केस आपका नंबर जो है 9 से बड़ा है तो फिर क्या होता है, हम FF को एक्यूमुलेटर में डालते हैं और FF बाहर भिजवाते हैं एंड वी स्टॉप द प्रोसेस। इज दिस क्लियर? हेलो? नो सर, एक Yes, बार sir. रिपीट कर दें। अच्छा, हमने क्या करना है, एक नंबर का स्क्वायर हमने मतलब फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सो उसके लिए क्या किया हमने, 0 से लेकर 9 तक डिफरेंट नंबर्स का स्क्वायर पहले से मेमोरी में स्टोर कर दिए, ठीक है। तो जब भी कोई पर्टिकुलर नंबर होगा हम उस मेमोरी लोकेशन को कॉल करेंगे और वहां से स्क्वायर रिसीव करेंगे, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट दिस अगेन। सबसे पहले हमने क्या किया, HL में लुकअप टेबल के स्टार्टिंग वैल्यू डाल दी विच इज 2000। फिर क्या किया, हमने इनपुट से वैल्यू ले ली, वो वैल्यू है 5, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर हमने क्या किया, फिर कंपेयर किया। कंपेयर हमने किया, इफ द गिवन नंबर इन A इज लेस देन 10, ठीक है, फाइंड स्क्वायर, एल्स A will be equal to FF and send out। ये हमारा लॉजिक है। तो हमने कंपेयर किया A को, ठीक है। A is less than
10 because it is 5, so it has to find out square. तो find out square के लिए ये इधर आता है, इधर क्या करेगा, सबसे पहले a में जो वैल्यू है उसको c में डाल दिया, b में 0 0 डाल दिया, तो अल्टीमेटली bc की वैल्यू 005 होगी। फिर क्या किया, डबल एडिशन की, डबल एडिशन bc और hl को ऐड करता है 2000 और 005 को, रिजल्ट हमारे पास आ गया 2005। ठीक है, फिर ये अब h में ये वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, hl में। फिर हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शन यूज किया मूव a कामा m, सो मेमोरी से वैल्यू a में डाल दो। मेमोरी क्या है 2005, 2005 पे वैल्यू क्या है हमारे पास 25, सो वो 25 जो है कम्युलेटर में ट्रांसफर हो गई, उसको हमने आउटपुट पे भिजवा दिया। ठीक है, सो इस तरह हम स्क्वायर जनरेट कर सकते हैं किसी भी नंबर का जो कि इनपुट पे ये रीड करता है। इन केस अगर ये नंबर 10 से कम ना होता तो फिर हम एक्यूमुलेटर में FF डालते हैं और उसको आउटपुट पे भिजवाते हैं, एंड वी जंप स्टॉप, दैट मींस वी रीच द एंड ऑफ द प्रोग्राम। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this was a bit difficult program, but like मतलब अगर आपने lookup table करना हो, this is how it's done। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑफ BCD नंबर्स। ये आप कैलकुलेटर में जब हिसाब किताब लगाते हैं ना तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली डेसिमल में ही आता है, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर जितनी भी ऑपरेशन करता है मैथमेटिक्स वो सारी जो है बाइनरी ऑपरेशन करता है। ठीक है, तो उसका रिजल्ट हेक्स में होता है, उसका रिजल्ट BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल में नहीं होता। उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या है, आपको इंडिविजुअल डिजिट आइसोलेट करने होते हैं या पैक करने होते हैं। सो हाउ दिस पैकिंग एंड अनपैकिंग इज डन, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। लेट्स से ये फर्स्ट प्रोग्राम जो है आपके पास, लेट्स से दो नंबर दो डिफरेंट लोकेशन में है, 7 आपका 2000 में पड़ा हुआ है और 4 आपका 2001 में पड़ा हुआ है, और आपने इससे 74 जनरेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला डिजिट जो है लोड करते हैं एक्यूमुलेटर में, फिर उसको रोटेट करते हैं। जब रोटेट करते हैं तो 4 मरतबा रोटेट करने से ये फर्स्ट लोकेशन पे आ जाता है ये डिजिट। ठीक है ना, 4 टाइम्स अगर आप उसको रोटेट करेंगे ना तो 4 बिट शिफ्ट होके ये 7 फर्स्ट लोकेशन में आ जाता है। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 70, उसको हमने एक रजिस्टर C में स्टोर कर दिया। फिर हमने नेक्स्ट नंबर 4 लोड किया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, जब ऐड करते हैं सो विल गेट द नंबर, और रिजल्ट हमने स्टोर कर दिया 3008 में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैकिंग। आप दो इंडिविजुअल डिजिट को कंबाइन करके एक डिजिट बनाते हैं। ठीक है, देन इसकी अनपैकिंग किस तरह होती है, लेट्स से ये 74 आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है 2000 लोकेशन में, तो हम क्या करते हैं, इसको लोड करते हैं। F0H से इसका फर्स्ट डिजिट आइसोलेट करते हैं और फिर इसको रोटेट करते हैं टुवर्ड्स राइट। ये लेफ्ट की तरफ रोटेशन थी तो ये 7 से 70 बन गया था, ये राइट की तरफ थी तो 70 से ये 07 बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर आ गया तो उसको हमने स्टोर कर दिया। फिर हमने दोबारा 74 को लोड किया। ठीक है, फिर उससे 4 को आइसोलेट किया, 0F से इसका ये दूसरा डिजिट आइसोलेट किया। ठीक है, और उसको स्टोर किया। सो दिस इज अनपैकिंग। 74 से हमने 7 और 4 बना के दो डिफरेंट लोकेशन में स्टोर कर दिया। इज दिस क्लियर? हेलो? Yes, sir. So इसको पैकिंग और अनपैकिंग बोलते हैं। दिस इज यूजुअली यूज्ड फॉर BCD नंबर्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फाइंड 2's complement ऑफ ए 16-bit नंबर। नॉर्मली 8 बिट का तो सिंपल है, आप नंबर का CMA करके उसके साथ 1 ऐड कर लें तो 8 बिट का तो आ जाता है। लेकिन अगर आपको 16 बिट का करना हो तो 16 बिट एक लोकेशन में स्टोर भी नहीं होता, मीन लोअर बाइट एक लोकेशन में स्टोर होता है, अपर बाइट दूसरे में स्टोर होता है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट बाइट को पहले लोड करेंगे, उसका 1's complement कैलकुलेट करेंगे, उसके साथ 1 ऐड कर लेंगे, तो फर्स्ट बाइट का 2's complement जनरेट हुआ। ठीक है, इस दौरान अगर कोई कैरी जनरेट होता है तो वो कैरी भी स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उसका हायर बाइट जो है वो लोड करते हैं 2001 से, उसका 1's complement कैलकुलेट किया और फिर उसके साथ हम कैरी ऐड करते हैं। सो ACI 00H is actually adding carry to the given number if there was a carry from the previous edition, and then ultimately we get 2's complement of a 16-bit digit, उसको नेक्स्ट लोकेशन में स्टोर कर देते हैं। सो इट साउंड ए डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इट्स प्रीटी इजी। इसमें पहले डिजिट को कंप्लीमेंट लेके उसके साथ 1 ऐड कर लें। ठीक है, एंड देन
एक अगर कैरी आया है तो दैट हैज टू बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट नंबर, उसका वंस कंप्लीट करके उसके साथ ऐड कर लें। इज इट क्लियर? Yes, sir. ACI 01H ऐड नहीं करेंगे? ये CI 0100 को ऐड करता है, और अगर कैरी प्रीवियस एडिशन से आया हुआ है तो उसको इसके साथ ऐड कर लेगा, और कोई नई चीज नहीं ऐड करता। 00 सर 2's कंप्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। CMA तो हो गया, 1 कंप्लीमेंट तो हो गया, अब इसके साथ 1 और भी ऐड होगा। नहीं, हम carry भी add देखें, अगर जब आप 16 बिट नंबर के साथ ऐड करते हैं, लेट मी डू इट यूजिंग नोट पैड, ठीक है ना। लेट्स से हमारे पास ये है 00100100100, ठीक है। मैं इस तरह करता हूँ कि इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ 4 बिट में, तब आपको क्लियर नजर आए। नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन? जी सर। ठीक है, ये 16 बिट नंबर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये पहला वाला लिया, यस सर। ठीक है, नीचे जाते हैं, ये फर्स्ट डिजिट लिया हमने, और इसका वंस कंप्लीमेंट कैलकुलेट किया तो क्या क्या होगा, 1101 और 1011, यही आएगा, ठीक है। यस सर। इसके साथ फिर मैं क्या करूंगा, नीचे 1 ऐड करूंगा, प्लस 1, इससे क्या आएगा, 1 + 1, 0 एक मिनट, इसको लेट मी डू इट, ओके, आई थिंक आई हैव टू ब्रिंग दिस हियर, 0, फिर 1 + 1, 0 नहीं, 0 एक कैरी चला गया ना अगले में, 1 + 1 Yes, इज sir. 0, ठीक है, फिर 1 1, फिर 0 फिर 1 आएगा। ठीक है, और ये बाकी नंबर एज इट इज आएगा ना, यस सर। ठीक है। सो ये आपका नंबर आ गया, फर्स्ट वन, ठीक है। अब चलते हैं Yes, नेक्स्ट नंबर की तरह। नेक्स्ट नंबर क्या है, 011 और 001, इसका वंस कंप्लीमेंट लेते हैं, 100 और ये 1110, ठीक है। अब इसके साथ मैंने कहा था कि कैरी ऐड करो, मैं क्यों कह रहा हूँ कैरी ऐड करें, देखें, जब आप इस नंबर का 2's कंप्लीमेंट लेंगे तो ये क्या होगा, 1000, फिर 00, सॉरी 1110, ठीक है, 1101, 1011, ये वंस कंप्लीमेंट हो गए 16 बिट नंबर का, ठीक है। जी सर। तो इसमें मैं एक ही 1 ऐड करूंगा ना, 2 मरतबा तो नहीं करूंगा ना। यस सर। तो अगर इनसे कोई कैरी इधर आता है तो तब ये इफेक्ट होता है, तो अगर कैरी नहीं आ रहा है इससे, तो ये दूसरा नंबर तो उसी तरह रहेगा ना। जी सर। अब क्लियर हो गया? यस सर। देखें, इस तरह के प्रोग्राम के लिए पहले आपको ये लॉजिक बनाना पड़ता है, उसके बाद ही प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, दिस इज अ प्रोग्राम, राइट डाउन ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ वंस इन ए गिवन डेटा, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि 8 बिट्स हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसका इजीएस्ट तरीका ये है कि हम नंबर को शिफ्ट करते जाएं कैरी में, और कैरी को चेक करें, अगर कैरी 1 है तो एक रजिस्टर को यूज करें, उसको इंक्रीमेंट करें, ठीक है। अगर कैरी 0 है तो ये इसके इंक्रीमेंट के स्टेप को स्किप कर दें। We repeat the process 8 times and we will get the number of ones in a given number. Is that clear? जी सर। ठीक है। So what we do, we'll first load the number. We'll use the register जिसको हमने इंक्रीमेंट करना है, every time we find a carry, उसको 0 किया। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 मरतबा हमने रोटेट करना है। So we rotate, jump no carry, अगर कैरी नहीं है तो इंक्रीमेंट को स्किप करो, ठीक है। एक मरतबा हो गया, रिपीट, यू रिपीट द प्रोसेस, व्हेन देयर इज अ कैरी देन इंक्रीमेंट बी। सो ये ऑटोमेटिकली आपका अल्टीमेटली सब काउंट करके दे देगा, एंड देन यू कैन स्टोर इट। अगर इसी प्रोग्राम को हमने यूज करना हो टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, तो कहां पे चेंज करेंगे, लेफ्ट ट्रेड करेंगे। जंप कैरी। ये जो जंप नो कैरी पे हम स्किप कर रहे थे ना, हम 0 को स्किप कर रहे थे और 1 को काउंट करते थे। तो अगर यहाँ पे हम जंप कैरी लिख देंगे ना, तो ये क्या करेगा, ये 1 को स्किप करेगा और
जीरो को काउंट करेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Good. Similarly, we have a few more programs